Hello students, welcome to all of you in my accountancy class for class 11th. In this lecture, today we are going to discuss about the pro forma of bank reconciliation statement. As you all know that we are discussing our running chapter, and our running chapter is bank reconciliation statement. And reconciliation statement is a statement that we prepare when we have to tally the amounts of bank passbook and our cash book. So in this video we will discuss about how we can calculate the amount of difference and by which method, by which format we have to prepare the bank reconciliation statement. So this is the bank reconciliation statement pro forma showing on your board, and I am going to explain all the topics, all the steps of these pro forma. With the help of this pro forma, you can prepare the bank reconciliation statement and you can find out the balance also. So first one is balance as per cash book. In the numerical problem, in the numerical question, if balance as per cash book is given, from there we have to start this making this statement. So there is the 4 columns. First one is for date, second one is for particulars, third one is for amount that is going to be added, and last column is for the amount that is going to be subtracted. यानी इसमें हम वो अमाउंट लिखेंगे जो हमें ऐड करना है, और इस कॉलम में हम वो अमाउंट लिखते हैं जो हमें डिडक्ट करना है. सबसे पहले जब हम बात करते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक की, कैश बुक का बैलेंस अगर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको हम यहाँ प्लस वाले कॉलम में नोट करते हैं. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया गया है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कई बार ऐसा होता है कि किसी के द्वारा किसी को चेक इशू तो कर दिया जाता है, लेकिन जब कोई भी पर्सन किसी को चेक इशू करता है तो वो तत्काल अपने कैश बुक में वो एंट्री कर लेता है. लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि जिसे हम चेक इशू करते हैं वो व्यक्ति उस चेक को सेम डेट में ले आके बैंक में जमा नहीं करता है. कभी कभी तो सेम डेट की बात छोड़िए, सेम मंथ में नहीं जमा करता है, क्योंकि एक चेक की वैलिडिटी 90 डेज 90 दिन होती है. 90 दिनों के अंदर कभी भी आप चेक को बैंक में जमा कर सकते हैं तो वो चेक पेमेंट होगा. तो लोग जनरली चेक को लेट से अगर जमा करते हैं तो ये कंडीशन बनती है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी चेक इशू तो किया गया लेकिन उस मंथ में उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया. ऐसे अमाउंट को भी हम ऐड करते हैं. आफ्टर दैट इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो हमारे बैंक में क्रेडिट हो जाते हैं और वो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. इसलिए उस केस में जब कोई भी इंटरेस्ट हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा और हमें इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी तो उस अमाउंट को भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं. स्टूडेंट्स, आई वांट टू इन्फॉर्म यू वन थिंग. आपके मन में ये बात आ रही होगी कि अगर इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा तो हमें कैसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि आज की बैंकिंग सिस्टम में जब भी आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट होता है या अमाउंट ऐड होता है, क्रेडिट होता है, तो हमें तत्काल मोबाइल फ़ोन पे मैसेज आता है जिसकी वजह से हम समझ जाते हैं कि हमारे अकाउंट से कुछ अमाउंट डिडक्ट हुआ है या कोई अमाउंट क्रेडिट हुआ है. लेकिन ये बात समझने वाली है, ध्यान देने वाली बात है कि ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है या जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तब की बातें हैं जब बैंकिंग इतनी ज़्यादा स्मार्ट नहीं थी. बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के मैसेजेज हमारे मोबाइल फ़ोन पे नहीं आया करते थे, ये तब की बातें हैं. तो आप इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए. जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जब इंटरेस्ट हमारे बैंक में क्रेडिट होता है तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती. हम ये मान के चलेंगे कि मोबाइल पे मैसेज उस समय नहीं आता था तो हमें उसकी जानकारी नहीं मिल पाती थी. हमें उसकी जानकारी तब मिलती थी जब हम बैंक में जाते थे और अपने पासबुक का प्रिंट आउट या पासबुक का स्टेटमेंट लेकर आते थे. तो वो अमाउंट भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं. ये ऐड का कॉलम खत्म हुआ. यहाँ से फिर अब सब्सट्रैक्ट के कॉलम में हम चलेंगे. यहाँ लिखा हुआ है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक. कभी कभी ऐसा भी होता है कि चेक तो हम बैंक में डिपॉजिट तो कर देते हैं लेकिन वो क्या होता है कि अभी बैंक के द्वारा अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाता है. आप लोगों ने सुना होगा एक टर्म चेक क्लियरेंस. पहले के समय में जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, हम इंटरनेट जो चला रहे हैं आज के डेट में उसकी स्पीड पहले इतनी तेज़ नहीं थी. पहले हम टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप जब नहीं थी तो हमारे चेक को क्लियर होने में 2-2, 3-3, 4-4 दिन लग जाया करते थे.
कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम मंथ के लास्ट डेट में हम चेक को बैंक में जमा करते हैं और वो चेक क्लियर होने में 2-3 दिन का समय लग गया और अगले मंथ में पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है। उस केस में भी देखिए अगर ऐसा कुछ है क्वेश्चन में कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो उसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। और लास्ट है कि बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक जब हमें सुविधाएं देता है तो उसके बदले में बैंक चार्जेज करता है और वो चार्जेज, वो अमाउंट हमारे अकाउंट से ऑलरेडी डिडक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं हो पाती है। या फिर वही बात समझने की ज़रूरत है कि वो पैसा हमारे अकाउंट से कटता तो है लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है क्योंकि तब मोबाइल सिस्टम नहीं था। और जब वो पैसा हमारे अकाउंट से कटता है तो उसकी जानकारी हमें नहीं होती है तो हम उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम पासबुक लेने जाते हैं या पासबुक को प्रिंट कराने जाते हैं तब हमें पता चलता है कि पासबुक में कि ये तो हमारे अकाउंट से पैसा कटा हुआ है और वो हमारे बैंक पासबुक और हमारे पर्सनल कैश बुक के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो अगर ऐसा कोई अमाउंट है, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इसे भी हम डिडक्ट करते हैं। और इतना सब करने के बाद ये सारा प्लस अमाउंट एक तरफ ऐड करते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करते हैं, तब हमें निकल के आता है बैलेंस एज पर पासबुक। और इस तरीके से इस फॉर्मेट की सहायता से हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं और आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। So in the last of this video, I hope you all understood this concept very well and watch this video again and you can easily understand the topic. Thank you so much.